हाय एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम अंडर ग्रेजुएट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो आज हम बात करेंगे ये जो CSAS का सारा प्रोसीजर होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 3 तक, इसकी क्या गाइडलाइंस रहती हैं, क्या इंस्ट्रक्शन रहती हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन रखेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 14 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, वाइस चांसलर साहब थे उसमें और जो डीन ऑफ एडमिशन है वो सब थे, उन्होंने 14 जून को ऑफिशियली CSAS पोर्टल लॉन्च कर दिया है। फ़ेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो गया है। अभी ये जो रजिस्ट्रेशन है ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए ओपन हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए ये रजिस्ट्रेशन CUET PG के रिजल्ट के बाद ही शुरू होगा। अब यहाँ पर आपको समझना है कि आप लोगों को क्या क्या एक्टिविटी करनी है। जो भी बच्चा CUET का UG एग्ज़ाम जिसने दिया है और वो DU के रेगुलर कॉलेज में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, BA, BCom, BSc, BA ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BSc ऑनर्स या इवन BFA भी अब इसके अंदर आ गया है, तो आपको सबसे पहले कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम का रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस रजिस्ट्रेशन में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। पहले उसमें अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर डालना है, कुछ डेट ऑफ बर्थ डालनी है और कैप्चा कोड की मदद से जब आप प्रोसीड करोगे तो OTP जनरेट होगा। देन पासवर्ड क्रिएट करके आप लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करोगे। इस फॉर्म के अंदर आप लोगों से आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, कुछ डिटेल आपके CUET रजिस्ट्रेशन फॉर्म से ही अलाइन हो जाएगी और कुछ आपको प्रोवाइड करनी होगी। फॉर्म भरते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका एजुकेशन डिटेल है, जो मार्क्स हैं, सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, वो बहुत ही केयरफुली प्रोवाइड कीजिए। सब्जेक्ट्स के आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं सभी के मार्क्स आपको प्रोवाइड करने होंगे और याद रखिए थ्योरी पोर्शन, प्रैक्टिकल पोर्शन, उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स अलग अलग जो डिवाइड करे जाते हैं आप उसको भी उसके अकॉर्डिंगली ही लिखोगे। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट्स वगैरह मांगी जाएंगी। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो वो मांगा जाएगा। अगर आपका कोई स्पोर्ट्स कोटा है उसको आप लगाना चाहते हो तो वो आपसे मांगा जाएगा फॉर्म के अंदर। तो सारे ही डॉक्यूमेंट बहुत केयरफुली आपको अपलोड करने हैं। याद रखिए इसमें आपको कोई भी अंडरटेकिंग की सुविधा अब नहीं है। वो पिछले साल भी DU ने ख़त्म कर दी थी कि अगर किसी के पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं होता तो अंडरटेकिंग लगा दो, बाद में कॉलेज में सबमिट कर सकते हो। वो सुविधा इस बार नहीं है, इसलिए DU बार बार आपको अवेयर कर रहा था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए। कोई भी अंडरटेकिंग इस साल एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। अगर आप OBC या किसी और रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो अपना रिस्पेक्टिव कैटेगरी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो फॉर्म भरते टाइम ही आपको लगाना पड़ेगा। और इस फ़ेज़ 1 रजिस्ट्रेशन की आपको फ़ीस देनी होगी जो कि 250 रुपये की है और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ की है। तो ये फ़ेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे समझिए कि फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 का क्या मतलब है। अब इसमें क्या है जी, अभी ये जो रजिस्ट्रेशन ओपन है फ़ेज़ 1 के, इसकी लास्ट डेट फ़िलहाल के लिए अनाउंस नहीं हुई है। ये फ़ेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन सभी बच्चों को करना है। इसके बाद आप लोगों का फ़ेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। फ़ेज़ 2 के रजिस्ट्रेशन में क्या करना होता है, स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट मैपिंग करनी होती है। सब्जेक्ट मैपिंग का मतलब क्या होता है कि आपको जो CUET में आपने सब्जेक्ट दिए हैं और आपने जो क्लास 12 में सब्जेक्ट पढ़े हैं वो वहाँ पर जब आप फ़ेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा उसमें जस्ट आपको वो सेलेक्ट करना होता है, दैट्स इट। जैसे ही आप वो सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको वो दिखा देगा कि भाई आपने जो CUET के सब्जेक्ट्स दिए हैं और 12th में जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप किन किन कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हो, किन किन कॉलेजेस में एलिजिबल हो और आपका नॉर्मलाइज स्कोर क्या है। और उसके अंदर ही फ़ेज़ 2 के अंदर ही आप लोगों को फिर काउंसलिंग का प्रेफरेंस देना होगा, यानी कि आप किन किन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अपना प्रेफरेंस क्या रखना चाहते हो, वो सारी चीज़ें फ़ेज़ 2 के अंदर आएंगी। ठीक है, तो फ़ेज़ 1 में आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन, पर्सनल एजुकेशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट्स डिटेल देकर पेमेंट कर दी। उसके बाद फ़ेज़ 2 शुरू होगा। फ़ेज़ 2 आपका याद रखिए जब CUET का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही शुरू होगा। अभी DU ने डिटेल शेड्यूल नहीं निकाला है कि हम फ़ेज़ 2 कब से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी CUET का रिजल्ट पेंडिंग है। अभी भी फ़िलहाल लास्ट फ़ेज़ के एग्ज़ाम, जिस टाइम में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लास्ट फ़ेज़ के एग्ज़ाम CUET के चल रहे हैं। तो उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा, एक्सपेक्टेड है जून के लास्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपका ये फ़ेज़ 1 का चलता ही रहेगा। उसके बाद फिर फ़ेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो फ़ेज़ 2 के रजिस्ट्रेशन में सब्जेक्ट मैपिंग जस्ट आपको करनी है। सब्जेक्ट मैपिंग करते ही अगले स्टेप में फ़ेज़ 2 के अंदर ही आप लोगों को प्रेफरेंस देना है अपने कॉलेजेस का, कोर्सेज़ का।
आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करी जाती है कि जितने ज़्यादा पॉसिबल प्रेफरेंस आप लोग दे सकते हो उतने प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। जितने ज़्यादा पॉसिबल प्रेफरेंस आप दे सकते हो उतने प्रेफरेंस दीजिए, सो दैट एडमिशन में सीट अलॉट होने के आपके चांसेस ज़्यादा हों। तो ये आपका स्टेज 2 में आपने सीट का प्रेफरेंस दे दिया। उसके बाद आप लोगों से स्टेज 3 का रिजल्ट आएगा, आप लोगों का स्टेज 3 का रिजल्ट आएगा। अब स्टेज 3 में क्या होता है, एक्चुअल में जो स्टेज 2 के अंदर आपने प्रेफरेंस दिया होता है, उस प्रेफरेंस के बेसिस पर प्लस आपका जो CUET का स्कोर होगा, जो सब्जेक्ट्स आपने CUET के अंदर दिए हैं उनका जो स्कोर होगा, उसके बेसिस पर आपको स्टेज 3 के अंदर सीट अलोकेशन होना शुरू होगा। अब स्टेज 3 के 2-3 सब राउंड्स हो सकते हैं, मिनिमम 3 राउंड्स होते हैं स्टेज 3 के अंदर। राउंड 1 ऑफ सीट अलॉटमेंट, देन फिर राउंड 2 ऑफ सीट अलॉटमेंट, देन फिर राउंड 3 ऑफ सीट अलॉटमेंट। अब राउंड 1 में मान लीजिए स्टेज 3 का राउंड 1 का रिजल्ट आ गया, उसमें आपने देखा कि आपको कोई कॉलेज कोर्स अलॉट हो गया। अब उस कोर्स या कॉलेज के अलॉट होने के बाद यू हैव टू डिसाइड कि क्या आप उस कोर्स एंड कॉलेज से सेटिस्फाइड हो या डिससेटिस्फाइड हो। दोनों ही कंडीशन में बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप सेटिस्फाइड हो या डिससेटिस्फाइड हो, जो कोर्स या कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा वहाँ पर आपको एडमिशन लेना होगा। यानी कि पहले तो आपको डैशबोर्ड के अंदर ही, पोर्टल के अंदर ये दिखा देगा कि आज आपको ये कोर्स, ये कॉलेज अलॉट हुआ है। आप उस पर क्लिक करके अप्लाई करोगे, देन आपके डॉक्यूमेंट वहाँ वेरीफाई होंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर कॉलेज को लगता है उनको समझ में नहीं आते, तो वो आपसे ईमेल के थ्रू या कॉन्टैक्ट के थ्रू या फ़ोन नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट करके वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा से आपसे मंगवा सकते हैं। आप उनको दोबारा से सेंड कर दोगे, या फिर हो सकता है नहीं भी मंगवाएं, वो वैसे ही वेरीफाई हो जाए अगर आपने ठीक से अपलोड किए हैं तो राउंड का रिजल्ट आने में आप पहले तो अप्लाई करोगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, देन आपके डैशबोर्ड में पेमेंट का लिंक आएगा। पेमेंट के लिंक आने के बाद आपको पेमेंट करनी होगी। उसके बाद फिर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होगा कि जिस कोर्स या कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो। अगर आप सेटिस्फाइड हो गए तो आप वहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन चूज करोगे। फ्रीज का ऑप्शन चूज करने के बाद फिर फर्दर राउंड्स में आपको कंसिडर नहीं करा जाएगा, देन आपका एडमिशन उस पर्टिकुलर कॉलेज में हो गया, अगर आपने फ्रीज का ऑप्शन चूज करा पेमेंट करने के बाद। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डिससेटिस्फाइड हो इस कोर्स और कॉलेज से, तो आप पेमेंट करने के बाद रीअलोकेशन वाला ऑप्शन चूज करोगे। उसका मतलब ये होता है कि जब नेक्स्ट राउंड आएगा तो नेक्स्ट राउंड में 2 प्रोबेबिलिटी बनेगी। पहली प्रोबेबिलिटी तो ये बनेगी कि आपको कोई नेक्स्ट हायर प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये बनेगी कि जो फर्स्ट राउंड में ही आपको सीट अलॉट हुआ है वही सीट आपकी सेकेंड राउंड में भी रिटेन हो जाएगी। यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए कि जिस भी राउंड में आपका सीट अलॉटमेंट होता है, अगर आप उससे डिससेटिस्फाइड भी हो तो अपने माइंड में ये मत रखिएगा कि मैं डायरेक्टली सेकंड या थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर लूँगा, मैं अभी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ। सेकंड या थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको उस पर्टिकुलर राउंड में एडमिशन लेना होगा, फीस भरनी होगी और फिर अपग्रेड वाला ऑप्शन चूज करना होगा, तो ही आप नेक्स्ट राउंड के लिए कंसिडर करे जाओगे। ठीक है, तो स्टेज 3 का प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलेगा, 2-3 या 3-4 राउंड जितने भी होंगे। फिर उसके बाद स्पोर्ट राउंड आता है। स्पोर्ट राउंड की गाइडलाइंस अलग से आती हैं, उसके बारे में जब भी स्पोर्ट राउंड आएगा उसमें हम कंसिडर करेंगे। स्पोर्ट राउंड में जनरली वो बच्चे होते हैं जिनका किसी भी राउंड में एडमिशन नहीं हो पाता, एडमिशन लिस्ट में नाम आया होता है बट वो ले नहीं पाते एडमिशन किसी रीज़न से, तो उनका मेनली स्पोर्ट राउंड में सारा प्रोसीजर चलता है। अब यहाँ पर DU ने कुछ बात बोली है, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। उन्होंने ये बोला है कि जो फर्स्ट राउंड होगा, स्टेज 3 का फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा, उसमें वो लोग जितनी भी सीट्स हैं उससे 10 से 15% ज़्यादा बच्चों को एडमिशन देंगे। जैसे मान लीजिए हिंदू कॉलेज में, लेट्स सपोज हिंदू कॉलेज में BA प्रोग्राम की 50 सीट्स हैं, तो वो 50 से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन देंगे फर्स्ट राउंड में। ये कहना है वाइस चांसलर सर का, क्योंकि उनको फर्स्ट राउंड में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है, तो ये इसलिए कही गई है ये बात। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपका फर्स्ट राउंड में नाम आ गया, आप डिससेटिस्फाइड हो, आपने पेमेंट कर दी और अपग्रेड के लिए चूज़ कर दिया, तो जब सेकेंड राउंड होगा उससे पहले, सेकेंड राउंड के रिजल्ट से पहले एक ऑप्शन दिया जाता है स्टूडेंट्स को कि वो अपने कॉलेजेस के प्रेफरेंस में शफलिंग कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐड या डिलीटिशन नहीं, शफलिंग कर सकते हैं। और शफलिंग किन किन प्रेफरेंस में करेंगे, मान लीजिए आपने 50 प्रेफरेंस दिए फॉर्म के अंदर,
फर्स्ट राउंड में आपका नाम आया है 25वें प्रेफरेंस के कॉलेज या कोर्स में, तो सेकंड राउंड के लिए जो 25वें से ऊपर 1 से लेकर 24 तक जो आपने प्रेफरेंस दिए होंगे उसमें आप शफलिंग कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से फिर थर्ड राउंड के लिए कर सकते हो। जितने नंबर ऑफ राउंड का शेड्यूल निकलता है उतने राउंड तक आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक या इवन फोर्थ का भी अगर शेड्यूल निकलता है तो आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। उसके बाद फिर अपग्रेडेशन के लिए आप नहीं जा सकते। उसके बाद फिर एडमिशन कैंसिल करवाओ, फिर स्पोर्ट राउंड में जाओ, वो आपका सारा प्रोसीजर चलता है। ठीक है, ये कुछ CSAS का सारा सिस्टम है, बहुत ही सिंप्लीफाइड सिस्टम है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना है आपको, कोई परेशानी नहीं लेनी है। ठीक है जी, बाकी यही सब था दोस्तों। बाकी बेस्ट ऑफ लक, जो रजिस्ट्रेशन अभी कर रहे हैं आप कर लीजिए रजिस्ट्रेशन। बाकी फिर फेज़ 2 का, फेज़ 3 का जितने भी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।